हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कुछ टॉप 15 सेलेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन जेईई मेन 2018 एग्जाम। राइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है सवाल यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके ऑल्टरनेटिंग करंट तक होने वाले हैं और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आने वाले आपके जेईई मेन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमें 3 कॉन्सेंट्रिक शेल दिया है। अंदर वाला शेल रेडियस स्मॉल ए का है, फिर स्मॉल बी एंड देन स्मॉल सी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस वाले का माइनस सिग्मा और इसका अगेन प्लस सिग्मा है। हमसे शेल बी का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, जब आप शेल बी का पोटेंशियल लिखोगे यू हैव टू राइट पोटेंशियल एट शेल बी ड्यू टू दिस सिग्मा चार्ज, राइट, प्लस ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा चार्ज, प्लस ड्यू टू दिस सिग्मा चार्ज। राइट, तो चलिए लिखते हैं पोटेंशियल at shell B is going to be equal to KQA divided by QA। मतलब मान लेते हैं कि शेल A पे चार्ज QA है, B पे QB है और C पे QC है। तो जब हम QA चार्ज की वजह से B पे पोटेंशियल लिखेंगे इट इज़ गोइंग टू बी KQA डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू स्मॉल b। ये आपका हो जाएगा स्मॉल b, ठीक है, प्लस KQB वाले की वजह से तो सिंपल है दिस मच, प्लस KQC डिवाइडेड बाई आउटर मोस्ट शेल के लिए ये पॉइंट B जो है, ये जो शेल B है बेसिकली वो एक इनसाइड पॉइंट है और एक शेल के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है विच इज़ गिवन बाई KQ अपॉन रेडियस ऑफ दिस शेल, जो कि हमारे पास दिया हुआ है C के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे QA QB QC की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अब ध्यान से देखिए तो QB कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, सो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस के। QB हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा 4 बाई बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस, और आउटर मोस्ट के लिए के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आप k को कॉमन निकाल लो और अदर 4 पाई के आपको सब में कॉमन मिलेगा। सो 4 पाई के इवन सिग्मा भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास कितना बच रहा है, यहाँ आपके पास बच रहा है ए स्क्वायर बाई बी माइनस, दिस इज़ योर माइनस साइन, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऊपर में बी स्क्वायर है, नीचे बी है, तो ये अल्टीमेटली आपको सिर्फ बी बचेगा, प्लस यहाँ पे आपके पास सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, अच्छा इस k को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई आपका कैंसिल होगा, यू विल बी लेफ्ट विद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा यहाँ पे क्या करो, इस b का एलसीएम ले लो अगर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ये फॉर्मेट का सवाल क्या है कि बड़ा ही फेवरेट है जेईई मेन का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। इट इज़ गिवन बाय अ फंक्शन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, रो इज इक्वल टू रो नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल इज हाउ मच। हमसे पूछ रहा है कि किसी भी दूरी आर पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इस पूरे सॉलिड बॉल में टोटल चार्ज कितना है, और वो ये टोटल चार्ज निकालने के लिए वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, तो चलिए लेट अस फाइंड द टोटल चार्ज। ये आपके सामने हमने एक एलिमेंट ले लिया है, हमने एक बहुत पतला सा शेल ले लिया है, x पे जाके dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंटल शेल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि इस शेल के अंदर एक छोटा सा dq चार्ज कितना है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। सो अ dq चार्ज इनसाइड दिस शेल इज बेसिकली गिवन बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा वॉल्यूम dv, और इसका छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx, राइट। अच्छा, और ये रो क्या लिखोगे, दिस इज़ योर, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, दिस इज़ योर रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर की जगह हम स्मॉल एक्स पुट कर देंगे, अब स्मॉल एक्स बाई कैपिटल आर, और यहाँ पे आपके पास तो है ही 4 पाई एक्स स्क्वायर
dx. सो दिस इज़ योर dq चार्ज, दिस इज़ योर dq चार्ज. हमें बस इसे ही इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर कैपिटल R तक के लिए. तो आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे सो q इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ऑन बोथ द साइड्स. सो q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो, रो नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट है. सो रो नॉट 4 पाई हमने बाहर निकाल दिया और इंटीग्रल में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस ब्रैकेट. सो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई dx. और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल R तक के लिए, है ना. ये 0 है और हमें यहाँ तक जाना है कैपिटल R तक. ओके, दिस इज़ योर रो नॉट 4 पाई. इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये आपको हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 बाई 4 इंटू कैपिटल R. लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक हो जाएगा. सो रो नॉट 4 पाई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए R क्यूब, ये हो जाएगा R टू द पावर 4. नीचे भी एक R है, सो बेसिकली R क्यूब बाई 4. ठीक है. ओके ओके, आई थिंक वी हैव मिस्ड दिस एक्स क्यूब बाई 3. सो सॉरी, दिस इज़ योर R क्यूब बाई 3. अच्छा, अब देखिए ये आपको कितना हो जाएगा, रो नॉट 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको हो जाएगा R क्यूब डिवाइडेड बाई 12, राइट. तो यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं, ये बचेगा रो नॉट पाई R क्यूब बाई 3. सो दिस इज़ द टोटल चार्ज इनसाइड दिस सॉलिड बॉल. अब कुछ नहीं रहा, अब हमें किसी R दूरी के लिए, किसी R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना. किसी आउटर मोस्ट पॉइंट के लिए वी अज्यूम द एंटायर चार्ज टू बी सिचुएटेड एट द सेंटर, राइट. यहाँ पे आपके पास एक स्फेरिकल सिमेट्री है तो हम ऐसा कर सकते हैं. K को हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज 1/R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रो नॉट पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से आपका पाई से पाई ख़त्म हो गया. दिस इज़ योर रो नॉट R क्यूब डिवाइडेड बाई 4 3 आपका 12 हो जाएगा. सो 12 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, राइट. एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर B. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे क्या बोलता है, आपके पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है. ये स्फीयर A है और ये आपका स्फीयर B है. दोनों के पास अभी फ़िलहाल इक्वल चार्ज है. इस पे भी कैपिटल Q, इस पे भी कैपिटल Q, और दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर दैन देयर डायमीटर्स. ठीक है, तो ये जो स्मॉल r इनके बीच का सेपरेशन है ये इसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा है. डायग्राम में वैसा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मान के चलिए कि ये स्मॉल r जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, राइट. ओके, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल F. तो इस समय ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, राइट. तो क्योंकि दोनों बहुत दूर सेपरेटेड है तो हम इन दोनों को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं वाइल फाइंडिंग फोर्स. तो जो F हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. अब क्या बोल रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C इज अनचार्ज्ड. तो सबसे पहले तो एक तीसरा कंडक्टिंग स्फीयर ले लो. ठीक है भाई, ये भी आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल का मतलब क्या है, तीनों का डायमेंशन सेम ही है. अब हमसे कहता है थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C इज अनचार्ज. स्फीयर C इज फर्स्ट टच टू A. हमने इसको लिया और इसके साथ टच करा दिया. अब होता क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा. मान लीजिए आपके पास दो आइडेंटिकल बॉडीज़ है, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडीज़ है. इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, लेकिन डायमेंशन दोनों का सेम है. ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है. जब आप दोनों को टच कराएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो क्योंकि अभी इनिशियली दोनों के सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग है. इसके सरफेस का पोटेंशियल है KQ1/R और इसके सरफेस का पोटेंशियल है KQ2/R. क्योंकि इनके सरफेस का पोटेंशियल अभी अलग अलग है, इक्वल नहीं है, सो दे आर गोइंग टू एक्सचेंज चार्जेस जब तक उनके सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि इनका रेडियस सेम है तो दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम होने के लिए दोनों के ऊपर चार्ज भी एट द एंड ऑफ द डे सेम हो जाएगा, राइट. और सेम होने का मतलब क्या है, व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन देम. इस पे आपके पास होगा Q1 प्लस Q2/2 और इसके पास भी होगा Q1 प्लस Q2/2, क्योंकि टोटल चार्ज सिस्टम में Q1 प्लस Q2 ही है. तो
आधा आधा दोनों आपस में बांट लेंगे, राइट। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ पता है तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो स्फीयर सी है, हमने जैसे ही उसको ए के साथ टच कराया, ए के पास अभी कैपिटल क्यू चार्ज था, जैसे ही आपने टच कराया दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, और इस तरीके से शेयर किया है कि अब ए के पास जो चार्ज बचेगा दैट इज Q/2 और इसके पास आ गया चार्ज Q/2। सही बात है, एकदम सही बात है। दिस वॉज योर स्फीयर सी, ठीक है। फिर हमसे सवाल में बोलता है कि एक बारी आपने उसको ए से टच कराया, फिर आपने इसको लेके गए सी के पास, और अब आपने इसको सी से टच अब आप इसको लेके गए बी के पास, अब आपने इसको बी से टच करा दिया, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको बी के पास लेके जा रहे हैं, अभी भी अनइक्वल चार्जेस है, बी के पास कैपिटल क्यू है, इसके पास Q/2 है। सो व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन बी एंड सी रेस्पेक्टिवली? उन दोनों के पास क्या चार्जेस होंगे? Q + Q/2, टोटल का आधा, दिस बिकम्स 3Q/4, यानी कि अब C के पास 3Q/4 है और B के पास भी 3Q/4 है, 3Q/4 है। आई होप आपने यहाँ तक बात को समझा है, राइट। अच्छा, हमसे पूछता है एज अ रिजल्ट द फोर्स बिटवीन A एंड B वुड बी इक्वल टू व्हाट? अब इनके बीच का फोर्स कितना है? तो लिख सकते हैं ना, F', मान लीजिए F' फोर्स है K Q/2 मल्टीप्लाइड बाई 3Q/4, सेपरेशन तो वही है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई KQ² एंड KQ² इज नथिंग बट योर इनिशियल फोर्स। तो ऐसा करने के बाद जो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज योर 3F/8, राइट। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ये। अब इसको देख लीजिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट का बैटरी है और ये आपके पास एक कैपेसिटर है विदाउट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस जो है दैट इज योर 90 पिकोफैरेड, ठीक है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K is equal to 5/3 is inserted between the plates, the magnitude of induced charge will be how much, right? तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे इंड्यूस्ड चार्ज आया है -Q इंड्यूस्ड एंड +Q इंड्यूस्ड, राइट। तो ये QI है कितना, तो ये जो सिग्मा आई होता है ना, दिस सिग्मा इंड्यूस्ड इज गिवन एज सिग्मा 1 - 1/K, ठीक है। ये आपको इक्वेशन होता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट ब्रैकेट 1 - 1/K, राइट। और चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया 1 - 1/K। तो यहाँ से आपका ए कैंसिल हो गया। सो यू हैव दिस इक्वेशन दैट इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द प्लेट्स ब्रैकेट 1 - 1/K। और ये Q कितना है, Q आपको हो जाएगा सिंपली C × V। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस सिर्फ C नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बिकम K × C। आपको पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद फॉर्मूला बन जाता है K_A∈0/D। तो K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 पिकोफैरेड को, राइट। सो Q इज इक्वल टू KCV 1 - 1/K। अब आपको इसको सॉल्व करना है। K की वैल्यू 5/3 है तो 5/3 लिख दिया, C की वैल्यू 90 पिकोफैरेड है तो 90 पिकोफैरेड लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू 20 है, 1 - 1/K का मतलब है K को उल्टा कर दीजिए तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे, बढ़िया एकदम। अच्छा, तो ये आपको हो गया 30, राइट। So this is what 5 × 30 150 and 150 × 2 is 300, so 3000. So this is your 3000 multiplied by 10 to the power -12 multiplied by 1 - 3/5 is what 2/5. Great. तो यहाँ से आप इसको कट करके 600 बोल देंगे. This is your 1200 × 10 to the power -12 which also becomes 12 not 12. Let us see, this is your 1200, right? 1200 multiplied by 10 to the power -2. Okay, so 1.2
नानो कूलम, राइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अ कैपेसिटर C1 इज 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है C1 जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। अभी ये फिलहाल इस 1 वाले स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो 60 वोल्ट अभी सिर्फ C1 के अक्रॉस है, C2 C3 अभी सर्किट का पार्ट नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आ गया होगा, कितना चार्ज आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका C1 है विच इज़ योर 1 माइक्रोफैरड। 60 वोल्ट के बैटरी के कारण इसके पास होगा 60 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम। तो इतना चार्ज अभी इस कैपेसिटर के पास है। फिर हमसे बोलता है नाउ C1 इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 अनचार्ज कैपेसिटर्स C2 एंड C3। C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, राइट। द सम ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन C2 C3 इज हाउ मच। तो हमसे C2 C3 पे टोटल चार्ज ही तो पूछ रहा है। अब देखिए, आपने इस पूरे सेटअप को कनेक्ट कर दिया है C2 C3 के साथ, सो हम सर्किट को कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये आपको C1 हो गया विच इज़ योर 1 माइक्रोफैरड एंड राइट साइड में क्योंकि हमको इनके टोटल पे चार्ज बताना है, सो वी आर रिमूविंग दिस C2 C3 एंड राइटिंग हियर सिंपली C इक्वेलेंट। ये दोनों आपको सीरीज में है, इनका C इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 विच इज़ गोइंग टू बी योर 2 माइक्रोफैरड, राइट। तो ये C इक्वेलेंट हो गया आपको 2 माइक्रोफैरड और ये C1 तो आपको पता ही है, राइट। आपने जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज चार्जेस अनलेस एंड अनटिल दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाए। तो हमने मान लो कि इन दोनों के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल आया है वो V1 है, ठीक है। लेकिन टोटल चार्ज तो सेम ही रहता है ना। शुरुआत में जो टोटल चार्ज है 60 माइक्रोकूलम का, बाद में भी वही रहता है, दैट इज C1 V1 प्लस C इक्वेलेंट V1, यही कॉन्सेप्ट होता है अपना। तो यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं 60 अपॉन C1 प्लस C इक्वेलेंट, राइट। सो 60 अपॉन C1 की वैल्यू 1 है और C इक्वेलेंट आपका 2 है, सो दिस इज योर 3, सो दिस बिकम्स योर 20 वोल्ट। 20 वोल्ट यानी कि V1 की वैल्यू है 20 वोल्ट। तो चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस चार्ज इज गोइंग टू बी C इक्वेलेंट इंटू V1, सो 2 इंटू 20 दैट इज योर 40 माइक्रोकूलम विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 कर लिया ना, हाँ 6। ओके, देखिए, in the following circuit the switch S is closed at t equals to 0, the charge on the capacitor C1 as a function of time will be given by which of the equation? Okay, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है C, ये रेजिस्टेंस आपके पास R है और ये बैटरी है लेटर से V, तो किसी भी टाइम t पे जो चार्ज होता है इस कैपेसिटर पे Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। जहाँ पे Q0 होता है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, जिसको हम लिख सकते हैं सिंपली C इंटू वी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पहली बात तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर सीरीज में है और हमसे सिर्फ C1 के अक्रॉस का C1 पे हमसे चार्ज पूछ रहा है किसी पर टाइम टी पे। लेकिन आप एक बात को समझिए, दोनों सीरीज़ में हैं। सीरीज़ में होने का मतलब है कि अगर इस पे चार्ज Q रहा होगा तो इस पे भी चार्ज Q ही होगा किसी भी टाइम टी पे। सीरीज़ में चार्ज सेम होता है कैपेसिटर पे। सो इट इज़ बेटर टू रिमूव दिस C1 C2 बाई अ C इक्वेलेंट विच इज़ नथिंग बट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब आपके पास एक सिंगल कैपेसिटर हो गया C इक्वेलेंट, क्योंकि जो चार्ज C इक्वेलेंट पे होगा वही चार्ज दोनों पे इंडिविजुअली भी रहेगा, ठीक है। तो हमने इनको रिमूव कर दिया एक C इक्वेलेंट से और आपके पास ये एक रजिस्टर तो है ही, तो फॉर्मूला चुपचाप यही लगाना था। सो चार्ज इज गोइंग टू बी Q0 जो कि C इंटू वी होता है, यहाँ पे C की जगह लिखेंगे हम लोग C इक्वेलेंट इंटू वी और V की जगह हमें यहाँ पे कैपिटल E नोटेशन दिया है। सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन R इंटू C इक्वेलेंट एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल देखिए।
two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor 10 ohm. The internal resistances of the two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The voltage across load lies between. देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, यानी कि इस सवाल में आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं करें और इसे अंत तक प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए. हमें बताना है कि इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, हमें ये बताना है. ठीक है, अब हमारे पास एक ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम इस पूरे सेटअप को रिमूव कर सकते हैं बाय सम ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट. बात को समझिएगा. सबसे पहले हमें निकालना है ये ई इक्विवेलेंट क्या है. व्हाट इज दिस ई इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और ये तो हमको 10 ओम दिया है. ठीक, नाउ वी नो दिस फॉर्मूला राइट. इवन एनसीईआरटी लेवल पे भी हमको ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है. दिस ई इक्विवेलेंट इज गिवन बाई E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन, पता है ना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, E1 हो गया अपना 12 अपॉन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 13 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 LCM लोगे 24 प्लस 13, दिस इज योर 37 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, तो ये अपना हो रहा है 37 बाई 3 वोल्ट्स. तो ये अपना हो गया ई इक्विवेलेंट. और आर इक्विवेलेंट तो हो ही गया राइट. 1 और 2 का बेसिकली हमको निकालना है पैरेलल इक्विवेलेंट. दिस इज गोइंग टू बी 2 बाई 3 ओम्स राइट. तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट भी है और हमारे पास आर इक्विवेलेंट भी है. हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो कोई भी मुश्किल बात नहीं है. दैट वी मान लेते हैं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने उसको नाम दे दिया वी. सो वी इज बेसिकली व्हाट, I इंटू 10, और I कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सो दिस इज योर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस दिस लोड रेजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस लोड रेजिस्टर. ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 37 बाई 3 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट है अपना 2 बाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो ये कितना हो गया, 370 बाई 3 डिवाइडेड बाई 32 बाई 3, 32 बाई 3. ठीक, तो यहाँ से आपका 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, और इसे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज योर 185 डिवाइडेड बाई 16. ठीक है, अब इसको आप एकदम आराम से प्रॉपरली डिवाइड कीजिए टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. डिवाइड करने पे आपको आएगा 11.56 वोल्ट्स राइट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. तो इसे आपको यहाँ पे प्रिसाइसली सॉल्व करना ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल है. ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर. तो ये आपके सामने एक मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है. ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर. ठीक है, अच्छा अभी मान लेते हैं यहाँ पे कहीं बैलेंस पॉइंट है, ये लेंथ आपका L है और बचा हुआ लेंथ आपका 100 माइनस L हो जाएगा. फिर हमसे कहता है कि अगर हमने इन रजिस्टर्स को एक्सचेंज किया, R2 को यहाँ ले दिया और R1 को यहाँ ले लिया, तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा बाई 10 सेंटीमीटर. हमें एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि R1 प्लस R2 इज 1 किलो ओम, दैट इज 1000 ओम. तो बताइए ये R1 कितना है राइट. इनको इंटरचेंज करने से पहले लेफ्ट साइड में जो आपका रजिस्टर था उसकी वैल्यू क्या थी, विच मीन्स R1 कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो चलिए ये आपके सामने इनिशियल फोटो है, ये बाद वाली फ़ोटो है जब हमने इसको लेफ़्ट साइड 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया है. पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी L था, आप इसे लेफ़्ट 10 लेके जाओगे तो बचेगा L-10 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 110 L. और हमने इनको उल्टा पुल्टा भी कर दिया, R2 को यहाँ लिख दिया, R1 को यहाँ लिख दिया है. ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं वो मीटर ब्रिज वाली, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. इस वाले के लिए ये वाला इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, और इस वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फॉर दिस वी कैन राइट
R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L माइनस 10 डिवाइडेड बाई 110 माइनस L. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को है ना मल्टीप्लाई कर दो. सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो आपका R1 बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1 वो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा L इंटू L माइनस 10. सो ये हो गया L स्क्वायर माइनस 10L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई 110 माइनस L. ठीक है, तो इसको फिलहाल ऐसे ही लिख दो, दिस इज 110 माइनस L. ठीक, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज योर L स्क्वायर माइनस 10L इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 100L, राइट, माइनस 110L प्लस L स्क्वायर. तो आपका ये जो L स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो गया. ठीक है, अच्छा ये 100L ये 110L, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 210L. अब ये माइनस 210 आपको लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आपके पास बच रहा है 200L, और यहाँ पे आपके पास है 11 इंटू 1000. तो यहाँ से आपको L कितना दिख रहा है, 200 नीचे आएगा, ये 5 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स योर 55 सेंटीमीटर. तो हमें पता चल गया कि L कितना था, L आपका है 55 सेंटीमीटर, राइट. ओके, अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में अगर चीज़ों को पुट करें तो R1 बाई R2 मेरा आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 45, 55 डिवाइडेड बाई 45 विच इज़ नथिंग बट 11 बाई 9, राइट. हमें R1 चाहिए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट R2 इज इक्वल टू 9R1 बाई 11, 9R1 बाई 11. अब इस R2 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000. तो ये हो जाएगा R1, और R2 की जगह लिखो 9R1 बाई 11 इज इक्वल टू 1000. ये आपको कितना हो जाएगा, 20R1 इज इक्वल टू 1000 इंटू 11. तो यहाँ से R1 कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50. सो दिस इज योर 550 ओम, एंड दिस इज द आंसर. दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो 550 ओम आपका इस सवाल का आंसर है, राइट. यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I is small m. Read very very carefully each and every lines. And the magnetic field at the center of the loop is B1. ठीक है. When the dipole moment is doubled by keeping the current constant, तो डाइपोल मोमेंट को हमने डबल किया है, करंट आपका कांस्टेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B2, तो हमें B1 बाई B2 पूछ रहा है. अच्छा, इन सवालों को करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगा कि आप पहले रिलेशन पता कर ले बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आपने करंट को कांस्टेंट रखा, तो जो चीज़ कांस्टेंट है उससे तो हमें मतलब है ही नहीं. डाइपोल मोमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या संबंध है, रिलेशन है, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट. सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोला जा रहा है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू आर. ठीक है, और डाइपोल मोमेंट आपका होता है करंट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप विच इज़ योर पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आप आर को क्या लिख सकते हो, दिस इज म्यू नॉट I बाई 2b. इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सो m इज इक्वल टू I पाई r का स्क्वायर करने का मतलब है कि म्यू नॉट I बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई बी स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका करंट म्यू नॉट पाई सब कांस्टेंट है, यानी कि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, राइट. या फिर हम कह सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइपोल मोमेंट. और यही हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए. इससे सवाल आपका बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा. अब हम लिख सकते हैं B1 बाई B2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1, राइट. हमसे सवाल में क्या बोलता है, डाइपोल मोमेंट इज डबल्ड, M2 आपका फाइनल डाइपोल मोमेंट है, तो M2 इज बेसिकली 2 टाइम्स M1. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आंसर हो गया सिंपली रूट 2 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी. ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. मैग्नेटिक फील्ड से ही आपका सवाल है संबंधित.
द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग ऑन द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.5 10⁻² मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज हाउ मच। तो इसके सेंटर पे हमसे फील्ड पूछ रहा है। मान लीजिए कि आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। सवाल में डायरेक्शन दिया नहीं तो अपने मन से हमने कुछ भी यहाँ पे फिलहाल मान लिया है। अच्छा, एक बात तो तय है कि हर साइड के वजह से सेंटर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन आपको हो जाएगा इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस के कारण आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, बाहर आता हुआ फील्ड आपको होगा। खैर, एक वाले साइड के वजह से हम फील्ड निकाल लेंगे और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे सवाल का आंसर आ गया हमको, ठीक है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवाल को, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। हमको ये डी लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एट द सेम टाइम ये दोनों एंगल भी चाहिए होंगे। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये आपको डेफिनेटली 30 डिग्री है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखिए, तो ये 60 डिग्री हमें पता चल गया, लेकिन ये डी कितना है वो भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो साइड लेंथ है वो ए है, ये जो आपको यहाँ पे दिया है फॉर्मूला में, सपोज ये आपको स्मॉल ए है, तो ये वाला आपको हो जाएगा a/2, राइट। अगर ये a/2 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो डी नहीं निकाल लोगे। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री इज 1/√3 d अपॉन a/2। तो यहाँ से आपका d नहीं निकल के आ गया, a/2√3। तो आपके पास d है, आपके पास i है, सब कुछ तो है। आप लिखो, इस ए बी वायर के वजह से सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। इस सवाल में θ1 θ2 दोनों ही 60 डिग्री है, राइट। सो B इज इक्वल टू μ0I/4π, D की वैल्यू है a/2√3, राइट। sin θ1 sin θ2 दोनों सेम ही है, सो बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाई sin 60 डिग्री विच इज़ नथिंग बट √3/2, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखिए, तो ये 2 इसको कट करेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ये वाला 2 इसको भी कट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये √3 जो है आपका, ये √3 ये आपको ऊपर चल जाएगा, तो ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स योर 3 μ0 I डिवाइडेड बाई पाई बच रहा है, a बच रहा है और ये 2 भी बच रहा है, सो 2πa। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 टाइम्स योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर। दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो दिस इज नथिंग बट 9 μ0 I डिवाइडेड बाई 2πa। अब वैल्यूज़ को पुट करो, सो 9/2, μ0 की वैल्यू आपको होती है 4π × 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाई पाई तो पाई होता है, और a की वैल्यू हमें दे रखी है 4.5 10⁻²। तो पाई से पाई आपका ख़त्म, 4.5 से ये 2 ख़त्म, 2 से ये वाला 2 ख़त्म, क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास 4 है और ये 10⁻² ऊपर जाएगा, सो दिस बिकम्स 4 × 10⁻5 टेस्ला, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी है, यहाँ जो लिखा है वो भी सही है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है सवाल का, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अ कॉपर रॉड ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी ऑन 2 स्मूथ पैरेलल रेल्स विद सेपरेशन L। ये 1 नहीं है, ये L है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, दिस इज योर L, एंड सेट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एट द बॉटम रेल्स आर जॉइंड बाय रेजिस्टेंस R। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको एक इंक्लाइन है और ये वो रॉड है जो कि नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। ये आपको 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स है एंड दिस इज कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस ओवर हियर, राइट। देर इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। तो दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपको, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, द टर्मिनल स्पीड ऑफ द कॉपर रॉड इज हाउ मच। अब इसी डायग्राम का ये आपको सिर्फ साइड व्यू है, तो ये है आपको उस वायर का क्रॉस सेक्शन है ना, ये वायर कुछ तो इसका डायमीटर रहा होगा, तो जस्ट टू शो ये उस वायर का क्रॉस सेक्शन है,
ये आपको इंक्लाइन है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस तरीके से इस इंक्लाइन के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, हमसे कहता है बताइए इस रॉड का टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी तभी हो सकता है जब इस पे एक्ट करने वाला टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 हो। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि mg का एक कंपोनेंट होगा इधर विच इज mg sin थीटा, जिसके वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स किसी तरीके से लग रहा है। चलिए समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग क्यों रहा होगा। अब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए दैट दिस वायर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी कि ये वायर जो है आपका, एक बार के लिए mg sin थीटा को यहाँ से हटा दो, ये वायर आपका कुछ v स्पीड से अलॉन्ग द इंक्लाइन मूव कर रहा है। आई एम सेइंग लेट द टर्मिनल स्पीड बी v, तो ये वायर आपको v स्पीड से अलॉन्ग द इंक्लाइन मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो इस रॉड के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस होगा विच इज गिवन बाय द इक्वेशन BVL, राइट। और वो EMF का डायरेक्शन क्या होगा, उसका पोलैरिटी क्या होगा, वो आप आसानी से V क्रॉस B करके आप उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से बैटरी इसमें इंड्यूस होगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा विच इज गिवन बाय BVL, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक सर्किट ही कंप्लीट हो गया बेसिकली। ये आपको रजिस्टर हो गया यहाँ पे, ये वायर और ये, तो इसके कारण यहाँ पे एक करंट दौड़ रहा होगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इन द रॉड वुड बी लाइक दिस। तो कोई इसमें I करंट फ्लो कर रहा होगा। ये I करंट क्या हो जाएगा आपको, इंड्यूस EMF अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज योर BVL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। एक्सीलेंट, राइट। अच्छा, अब इस करंट कैरिंग वायर को की वजह से इस रॉड पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स इज गिवन बाय ILB, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है वायर का, करंट अगर इस व्यू से देखें, करंट आपको अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से है, राइट। तो आप जब L क्रॉस B करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे अलॉन्ग द इंक्लाइन लेकिन अपवर्ड लग रहा है, और यही मैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि mg sin थीटा को काउंटर किया होगा। दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स विच इज गिवन बाई ILB, अंडरस्टूड। और mg sin थीटा तो नीचे लग ही रहा है, दिस इज योर mg sin थीटा, राइट। Since v is constant, I can simply say that mg sin theta is equal to ILB. तो बस this is your mg sin theta, I का वैल्यू मेरे पास है BVL upon R, so this becomes B square L square V upon R, हमसे तो V पूछा है, so this becomes your mgr sin theta divided by B square L square. This is your आंसर, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर C, राइट। ये I नहीं, ये आपका L है, दिस इज योर L, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सर्किट फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अ 6 वोल्ट बैटरी, अ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 11 किलो ओम, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 11 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करा है। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर गैल्वेनोमीटर में 60 माइक्रो एम्पियर का करंट पास करेगा तो एक डिवीजन से उसका कांटा डिफ्लेक्ट करेगा, खत्म। इन द एब्सेंस ऑफ शंट, सिर्फ प्योर गैल्वेनोमीटर है और बाजू में आपका 11 किलो ओम है, कोई शंट वंट नहीं है फिलहाल। इन द एब्सेंस ऑफ शंट द गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 9 डिविजन्स, ठीक है। अब ये 9 डिवीजन का क्या मतलब है, 9 डिवीजन का मतलब है कि करंट कितना दौड़ रहा होगा, 9 इंटू 60, एक डिवीजन का मतलब होता है 60 माइक्रो एम्पियर, तो 9 डिवीजन का मतलब हो गया आपको 540 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। फ्लोज थ्रू इट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट कैन कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे S कितना लगा दे, ये शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इस गैल्वेनोमीटर में से आधा करंट पास करे। जब 540 माइक्रो एम्पियर करंट पास करता है तो इसमें 9 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है,
हमसे चाहता है कि ये S कितना लगा दे ताकि इसमें अब जो करंट पास करे दैट शुड बी I/2, I/2, ठीक है। ओके, अब समझिए बात को। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये G की वैल्यू कितनी होगी हमें पहले वो जानना है, और वो निकाल सकते हैं। हमारे पास I है, हमारे पास 11 किलो ओम है, 6 वोल्ट है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो G ओम है, ठीक है। सो द फर्स्ट इक्वेशन कैन बी 6 इज इक्वल टू 540 इंटू 10⁻⁻6 करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 11 इंटू 10⁻³ प्लस G, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये आपको कट करने से 90 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1/90 और ऊपर में आ जाएगा 10⁻6 इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻³ प्लस G, राइट। सो आपका G कितना हो जाएगा? दिस इज योर 10⁻6 डिवाइड बाई 90 माइनस 11 इंटू 10⁻3। यहाँ पे आप 10⁻3 चाहो तो कॉमन ले लो, दिस बिकम्स हाउ मच? ये आपको हो जाएगा 10⁻3/90 विच इज़ 100/9 माइनस 11। तो ये कितना हो गया? 1000 बाहर में है और अंदर में ये आपको कितना है? 1/9 है, राइट। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 111 ओम, ठीक है। तो कैपिटल G की वैल्यू आपको 111 ओम है। ये आपको कितना है? ये आपको 111 ओम है। अब हमें यहाँ पे शंट लगाना है। अब आप एक बात को बड़ा गौर से समझिए, आपने इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, 11 किलो ओम इज़ अ ह्यूज रेजिस्टेंस, ठीक है। जब शुरुआत में ये सेटअप था तो करंट ड्रॉ हुआ था 540 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे आपने शंट वंट लगा भी दिया, राइट, बट दिस 11 किलो ओम इज़ बेसिकली गोइंग टू कंट्रोल द एंटायर सर्किट, ठीक है। तो करंट चेंज हुआ होगा लेकिन बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ होगा, राइट, क्योंकि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ खास बदलेगा नहीं ड्यू टू दिस लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ 11 किलो ओम। इसका मतलब ये है कि स्टिल वी कैन अज्यूम द करंट ड्रॉइंग ओवर हियर और द करंट फ्लोइंग ओवर हियर टू बी 540 माइक्रो एम्पियर, टू बी 540 माइक्रो एम्पियर, राइट। यानी कि I करंट ही अभी भी आ रहा है, तो I करंट आपका आ रहा है, ऊपर जाना चाहिए I/2, यानी कि नीचे भी गया होगा I/2। और अगर दोनों में सेम करंट फ्लो हुआ है, डिवीजन आपका सेम हुआ है, यानी कि शंट का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहा होगा, तो हमें यहाँ पे 111 ओम का रेजिस्टेंस शंट में लगाना चाहिए। तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर D, ठीक। आई होप आपको ये लॉजिक, ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ 2018 JEE मेंस। ओके, तो ये अपना ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सवाल है। एंड इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस EMF एंड करंट आर गिवन बाई 100 sin ωt, और करंट आपको दिया है 20 sin 30t - π/4, यानी कि करंट आपको लैग कर रहा है बाई अ फेज डिफरेंस ऑफ π/4। In one cycle of the AC, the average power consumed by the circuit is how much? Okay, तो जो आपको एवरेज पावर होता है that is given by IRMS into ERMS multiplied by power factor। अब IRMS क्या हो जाएगा? 20/√2, समझ में आ रहा है ना? 20/√2, ERMS 100/√2, cos phi में phi क्या है? फेज डिफरेंस विच इज π/4, सो cos π/4 इज 1/√2, ठीक है। तो ये आपका √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो ये आपको 20 को कट करेगा तो 10, तो न्यूमरेटर में आपके पास 1000 है, डिनोमिनेटर में √2, सो दिस इज योर 1000/√2 वॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे सेट किए गए हैं कि हमें पहला वाला पार्ट तो दिख गया और ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, बट स्टिल लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट। द वॉटलेस करंट कितना है? व्हाट इज द वॉटलेस करंट? सबसे पहले तो आप ये समझो, वॉटलेस करंट का मतलब है कंपोनेंट ऑफ करंट जिसके कारण पावर जीरो है, एवरेज पावर इज जीरो, राइट। अगर हम इसका फेजर बनाएं, लेट दिस बी योर E, और करंट क्या है? π/4 से लैग कर रहा है, तो ये हो गया आपका करंट, एंड दिस एंगल इज फाई विच इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग इस करंट का दो कंपोनेंट देख सकते हैं, एक अलोंग E और एक परपेंडिकुलर टू E। अलोंग E आपको हो जाएगा I cos phi, एंड दिस बिकम्स योर I
साइन फाई, राइट। दीज आर योर IRMS एंड ERMS, राइट। तो ये भी आपका IRMS cos फाई है और ये भी आपका IRMS sin फाई है। तो हम लोग जब पावर निकालते हैं ना, सो दिस पावर इज IRMS cos फाई मल्टीप्लाइड बाई ERMS। तो I का वो कंपोनेंट जो कि E के अलॉन्ग है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको पावर देता है और इसके वजह से पावर कंज्यूम जो है वो जीरो होता है, ठीक है। यही कारण है कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या फिर एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंज्यूम जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस π/2 का है। इसी को हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट। सो वॉटलेस करंट का फॉर्मूला हो गया IRMS sin फाई, राइट। अब IRMS कितना है 20/√2, दिस इज योर 20/√2 और sin फाई यानी कि sin π/4 विच इज अगेन योर 1/√2। सो दिस इज योर सिंपली 10 एम्पियर। अब हम इसको भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए, at the center of a fixed large circular coil of radius r, a much smaller circular coil of radius small r is placed। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कुलर लूप है और सेंटर पे एक बहुत छोटा सा सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस स्मॉल r है। बाहर वाले में आपको करंट I फ्लो कर रहा है। The smaller coil is set to rotate with a constant angular velocity omega about an axis along their common diameter। तो ये जो मैंने एक्सिस बनाया हुआ है, इसके अबाउट ये छोटा वाला जो कॉइल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगता है, ठीक है। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल आफ्टर अ टाइम t ऑफ इट स्टार्ट ऑफ मोशन। बढ़िया। सबसे पहली बात, हमें जो यहाँ पे चीख चीख के डेटा बोलता है दैट दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल लूप, इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बाहर वाले बड़े लूप के कारण सेंटर पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ड्यू टू द आउटर लूप एट द सेंटर you have magnetic field of mu naught I/2 into capital R, right। अब ये अंदर वाला लूप इतना छोटा है that you can assume this magnetic field to be uniformly spreaded across this smaller coil। ये coil इतना छोटा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से क्लियर होता है। बाहर वाले लूप का अभी फिलहाल काम खत्म। अब देखिए, टू फाइंड आउट व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड, इस छोटे वाले लूप को ना हल्का सा बड़ा करके बनाते हैं। ये आपको वो अंदर वाला लूप हो गया, ठीक है। एंड वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट इज कांस्टेंट विच इज योर mu naught I/2R। अच्छा, हमने यहाँ पे डायरेक्शन करंट का एंटी क्लॉकवाइज लिया है, जिसके वजह से सेंटर पे जो फील्ड होगा वो आपको हो जाएगा बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट से दिखा देते हैं। बाहर की तरफ आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है एंड द वैल्यू इज mu naught I/2R। अब हम इसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने जा रहे हैं। सो आप अगर ध्यान से देखें तो समय शून्य पे, दिस इज द फोटो ऑफ एट टाइम t इक्वल्स टू 0। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी हम बाहर की तरफ मान लेते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो एट t इक्वल्स टू 0 एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्रीज, ठीक। अब क्या होगा, अब आपका ये लूप ओमेगा से रोटेट करने चालू कर दिया। एट टाइम टी लूप आपका थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अगर आपका लूप एंगल थीटा से रोटेट किया है तो एरिया वेक्टर भी थीटा से रोटेट करेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर आपके लूप के सरफेस के साथ चिपका हुआ है, राइट। तो एरिया वेक्टर अगर थीटा से रोटेट किया है तो नाउ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा विच इज ओमेगा टी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट एट टाइम टी इसके थ्रू जो फ्लक्स पास करेगा दैट इज गोइंग टू बी B.A विच इज नथिंग बट BA cos थीटा एंड थीटा इज ओमेगा टी। तो हमको ये पता चल गया है कि समय t के साथ फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उसमें EMF इंड्यूस होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड EMF इज -d∅dt, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो वो माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है, BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट।
अच्छा, और ये b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2r, राइट. सो b इज़ योर म्यू नॉट आई बाई 2 कैपिटल R. एरिया मतलब इस लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ पाई स्मॉल r स्क्वायर. याद कीजिए इसका रेडियस तो स्मॉल r ही था. दिस इज़ योर पाई स्मॉल r स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा t, एंड दिस इज़ द आंसर विच इज़ मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर ए. सब कुछ मैच कर रहा है ना? हाँ जी, ठीक है. चलिए, सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे सवाल आपको 2018 में पूछे गए थे, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प विथ योर अपकमिंग एग्जाम्स, राइट. सो अ मस्ट डू प्रॉब्लम्स ये सारे के सारे. अ चार्ज Q इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर एन इंसुलेटेड लूप ऑफ रेडियस R इफ इट इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एक्सिस, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज हाउ मच. तो ये चार्ज है आपको Q जो कि ओमेगा से इस लूप में घूम रहा है गोल 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 गोल. तो हमसे इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, वही डाइपोल मोमेंट या आप इससे बोलिए मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज गिवन बाई करंट फ्लोइंग इनटू एरिया. ना करंट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई एरिया, राइट. और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कितने टाइम में ये एक चक्कर काट रहा है, तो 2 पाई बाई ओमेगा, और एरिया मतलब पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो आपका यहाँ पाई से पाई खत्म, सो आंसर बिकम्स हाफ Q ओमेगा r स्क्वायर, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर D. ठीक. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस सेशन. उम्मीद करते कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए. एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर. हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.